पर्यावरण से संबंधित यह वीडियो नंबर 3 है। इससे पहले एनवायरनमेंट के 2 वीडियो और भी अपलोड किए जा चुके हैं, जिन्हें आप इसी यूट्यूब चैनल पे एनवायरनमेंट नाम के प्लेलिस्ट में जा कर के देख सकते हैं। इसके अलावा इकॉनमी, हिस्ट्री, जियोग्राफी, पॉलिटी और करंट अफेयर की भी वीडियो इसी यूट्यूब चैनल पर आपको मिल जाएंगे, जिसे आप पिन कमेंट में या डिस्क्रिप्शन में जा कर के देख सकते हैं। चलते हैं प्रश्नों की तरफ। प्रश्न कह रहा है कि पृथ्वी का सर्वाधिक वृहद पारिस्थितिक तंत्र निम्नलिखित में से कौन है। तो यहाँ जाने से पहले हमें समझ लेना होगा कि पारिस्थितिक तंत्र क्या होता है। ठीक है, तो पारिस्थितिक तंत्र के विषय में हम बता रहे हैं आपको कि एक विशिष्ट क्षेत्र में रहने वाले जीव और उनके भौतिक वातावरण का समुदाय जो अपने भौतिक वातावरण के साथ परस्पर क्रिया करते हैं, उसे पारिस्थितिक तंत्र कहते हैं। अब यहाँ कह रहा है कि बृहद परितंत्र क्या है, पारिस्थितिक तंत्र क्या है। तो देखो, पारिस्थितिक तंत्र जो होता है यह 2 प्रकार का होता है। एक तो जलीय और दूसरा स्थलीय। ठीक है, अब जलीय में 2 प्रकार का होता है। जलीय में भी एक है बहते हुए जल का और एक है रुके हुए जल का। और स्थलीय में वन, घास, इस प्रकार की परितंत्र को स्थलीय परितंत्र कहते हैं, मैदान। अब यहाँ ऑप्शन में जैव मंडल दिया हुआ है। जैव मंडल क्या होता है? तो जैव मंडल वह स्थिति है जहाँ जीव निवास करता है। ठीक है, या यूं कहें कि जहाँ जीवन मौजूद है उसे जैव मंडल कहते हैं। और जैव मंडल में जल मंडल, स्थल मंडल और वायुमंडल तीनों सम्मिलित होते हैं। और यह भी पारिस्थितिक तंत्र का उदाहरण है और वृहद पारिस्थितिक तंत्र का उदाहरण जैव मंडल को माना जाता है। तो ऑप्शन नंबर डी सही है। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न पर। नेक्स्ट प्रश्न क्या कह रहा है और इसकी व्याख्या भी हम देख लेते हैं यहाँ लगे हाथ। व्याख्या में बताया जा रहा है कि पृथ्वी का सबसे वृहद परितंत्र जैवमंडल कहलाता है। जलमंडल पारिस्थितिकीय तंत्र एक जलीय पारिस्थितिकीय क्षेत्र तक सीमित रहता है। स्थल मंडल एक स्थलीय पारिस्थितिकीय क्षेत्र तक सीमित रहता है। जीवोम पारिस्थितिकीय तंत्र एक इकाई के रूप में एक निश्चित क्षेत्र में होता है। पृथ्वी पर सर्वाधिक वृहद पारिस्थितिक तंत्र जैवमंडल है। जैवमंडल सामान्य रूप से पृथ्वी की सतह के चारों ओर व्याप्त एक आवरण है, जिसके अंतर्गत जंतुओं तथा वनस्पतियों का जीवन बिना किसी रक्षक साधन के संभव होता है। जैवमंडल मुख्य रूप से 3 संघटकों से निर्मित है: जैविक, अजैविक और ऊर्जा संघटक। नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन कृत्रिम पारिस्थितिक तंत्र का उदाहरण है। तो कृत्रिम पारिस्थितिक तंत्र का उदाहरण धान की खेती है। अभी जब हमने पारिस्थितिक तंत्र को डिस्कस किया था, उसमें जलीय और स्थलीय बताया था। उसके पहले भी हम अगर एक चार्ट बनाएंगे, यहाँ पर देखिए, अगर हम मान लेते हैं पारिस्थितिक तंत्र का चार्ट बना रहे हैं, तो इसमें सबसे पहले जो बनाया जाएगा उसे कहेंगे प्राकृतिक और मानव निर्मित। ठीक है, मानव निर्मित। अब प्राकृतिक को हम जलीय और स्थलीय में डिवाइड करेंगे, जलीय और स्थलीय में। लेकिन जो मानव निर्मित है उसमें जो खेत हैं, जैसे धान के खेत हो गए या अन्य प्रकार की खेती की जा रही है, या किसी भी प्रकार से एक ऐसा क्षेत्र विकसित किया जा रहा है जिसमें जीवन की संभावना है, जो मानव निर्मित है, तो उसे कृत्रिम परितंत्र कहेंगे, कृत्रिम पारिस्थितिक तंत्र कहेंगे। तो प्रश्नों पर आ जाते हैं। निम्नलिखित में से कौन कृत्रिम पारिस्थितिक तंत्र है। तो धान का जो खेत है वह कृत्रिम पारिस्थितिक तंत्र है। यहाँ व्याख्या में भी यही बताया गया है कि धान का खेत तथा कृषि भूमि कृत्रिम पारिस्थितिक तंत्र है, क्योंकि इसमें प्राकृतिक रूप से जैव विविधता नहीं पाई जाती है, जबकि वन, मरुस्थल, चारागाह, झील तथा घास के मैदान में प्राकृतिक परितंत्र के उदाहरण हैं ये सब। प्रश्न कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सी पारिस्थितिकी मानव द्वारा रूपांतरित है। तो यहाँ पर ऑप्शन देख लेते हैं हम। यहाँ पर कृषि भूमि जो है मानव द्वारा रूपांतरित है। सेम चीज़ों को फिर से व्याख्या में बताया गया है
नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है कि भारत के निम्नलिखित पारिस्थितिक क्षेत्रों में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है। तो ऑप्शन नंबर डी, पूर्वी दक्कन का पठार आर्द्र वन है, यह सुमेलित नहीं है। बाकी दक्षिण पश्चिमी घाट आर्द्र वन है। तराई दुआर जो है चौड़ी पत्ती वाले वन हैं, यह भी सही है। और कच्छ का रण जो कि गुजरात में स्थित है, घास के प्रदेश हैं। तो जो पूर्वी दक्कन का पठार है, यहाँ शुष्क सदाबहार वन पाए जाते हैं। नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है कि निम्नलिखित वृक्षों में कौन पारिस्थितिकी मित्र नहीं है। पारिस्थितिकी मित्र का अर्थ होता है पारिस्थितिकी के लिए सकारात्मक रूप से उपयोग में आना, जो जिससे पर्यावरण को लाभ प्राप्त हो। तो इसमें बबूल के द्वारा पर्यावरण को लाभ प्राप्त होगा, नीम के द्वारा होगा, पीपल के द्वारा होगा। लेकिन जो यूकेलिप्टस है, इसे पारिस्थितिकी शत्रु कहा जाता है। अत्यधिक मात्रा में भूमिगत जल इसके द्वारा अवशोषित किया जाता है। ऐसा माना जाता है कि यूकेलिप्टस के आसपास लगभग कुछ मीटर तक दूसरे पौधे पनप ही नहीं पाते हैं, इसलिए इसे प्राकृतिक शत्रु भी कहा जाता है। नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है कि बायोनॉमिक्स के बारे में कौन सा निम्नलिखित में से सही है। बायोनॉमिक्स क्या होता है? तो जीवन के नियम को बायोनॉमिक्स कहते हैं। ठीक है, जीवन के नियम को बायोनॉमिक्स कहते हैं। इसके बारे में कह रहा है कि इसका शाब्दिक अर्थ जीवन का प्रबंधन है। नहीं भाई, जीवन के नियम को कहते हैं ना, जीवन के प्रबंधन को नहीं। बायो का अर्थ होता है जीव या जीवन, और नॉमिक्स का अर्थ होता है नियम। यहाँ कह रहा है यह पारिस्थितिकी का पर्याय है। तो बिल्कुल यह पारिस्थितिकी का पर्याय है, और यह प्राकृतिक तंत्रों के मूल्य पर जोर देता है जो मानव तंत्रों को प्रभावित करते हैं। ऑप्शन नंबर 3 भी सही है। यहाँ बताया गया है कि बायोनॉमिक्स बायो और नॉमिक्स शब्द से मिलकर बना है। बायो शब्द का तात्पर्य जीवन से है और नॉमिक्स का नियम से, और इस प्रकार से बायोनॉमिक्स का मतलब जीवन का प्रबंधन नहीं बल्कि जीवन का नियम होता है। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है कि कथन और कारण का प्रश्न है। एक बायोम एक पारिस्थितिक तंत्र होता है, ऐसा पूछ रहा है। और दूसरा कह रहा है कि यदि एक प्रदेश के जैव एवं अजैव दोनों तत्व सम्मिलित किए जाते हैं। ठीक है, यह कथन बताया गया है, और यह कारण में दिया गया है कि एक प्रदेश के जैव एवं अजैव तत्व दोनों सम्मिलित किए जाते हैं। किसमें? बायोम में। सबसे पहले समझ लेते हैं कि बायोम क्या होता है। बायोम कहते किसे हैं? तो एक बड़ा सा क्षेत्र, ठीक है, एक बड़ा सा भौगोलिक क्षेत्र जहाँ एक समान जलवायु, वनस्पति और पशु जीवन पाया जाता है। ठीक है, जहाँ एक समान जलवायु, वनस्पति और पशु जीवन पाया जाता है, उस क्षेत्र को बायोम कहते हैं। ठीक है, तो बायोम एक पारिस्थितिक तंत्र है। बिल्कुल है, पारिस्थितिक तंत्र है। क्यों? क्योंकि पारिस्थितिक तंत्र क्या होता है? पारिस्थितिक तंत्र जीव और पर्यावरण के अंतःक्रिया जहाँ करते हैं उसे पारिस्थितिक तंत्र कहते हैं। तो बायोम पारिस्थितिक तंत्र हुआ इस हिसाब से। और कारण कह रहा है कि यदि एक प्रदेश के जैव एवं अजैव दोनों तत्व सम्मिलित किए जाते हैं, तो बिल्कुल अजैव और जैव दोनों तत्व सम्मिलित किए जाएंगे, क्योंकि पारस्परिक अंतःक्रिया होगा जीव और पर्यावरण में, तो जैव और अजैव दोनों तत्व सम्मिलित किए ही जाएंगे। जैविक तत्वों में क्या आता है? जैसे पौधे हो गए, कोई कवक हो गया, और अजैविक तत्वों में हवा, भूमि, जल, ये सब अजैविक तत्वों में आ जाते हैं। तो इस प्रकार से दोनों सही है, और व्याख्या भी कर रहा है ऑप्शन नंबर ए सही है। इसकी व्याख्या में भी यही बात बताया गया है कि बायोम पारिस्थितिक तंत्र का ही एक प्रमुख भाग है। इसके अंतर्गत वनस्पति और जीव की समस्त क्रियाशील समूह शामिल किए जाते हैं। किसी प्रदेश विशेष की जलवायु, मिट्टी आदि कारकों से सामंजस्य स्थापित कर जो जटिल जैव समुदाय विकसित होता है, वही बायोम कहलाता है। नेक्स्ट प्रश्न मिलान वाला है। अब यहाँ कह रहा है कि कौन सही सुमेलित है। तो केवल एक सही सुमेलित है इसमें। कह रहा है पर्वत अस्थायी पारिस्थितिक तंत्र होता है। नहीं भैया, समुद्र होता है। ठीक है, अजैविक अवयव जीवाणु है। नहीं, अजैविक अवयव में हवा आता है, जल आता है,
भूमि आती है, मृदा मिट्टी, यह अजैविक अवयव है, ना कि जीवाणु। जीवाणु जैविक अवयव है। हरे पौधे पारिस्थितिक तंत्र, बिल्कुल हरे पौधे एक पारिस्थितिक तंत्र हैं। पारिस्थितिक तंत्र क्या होते हैं? विशिष्ट क्षेत्र में रहने वाले जीव और उनके भौतिक वातावरण का समुदाय जो अपने भौतिक वातावरण के साथ परस्पर क्रिया करते हैं। तो हरे पौधे पारिस्थितिक तंत्र के उदाहरण हैं। वर्षा का कारण ग्लोबल वार्मिंग से है? नहीं, वर्षा से ग्लोबल वार्मिंग नहीं होती है। प्रदूषण के कारण होता है ग्लोबल वार्मिंग, कार्बन डाइऑक्साइड के कारण होता है ग्लोबल वार्मिंग, वर्षा के कारण नहीं होता है। अब यहाँ व्याख्या को भी हम देख लेते हैं। व्याख्या कह रहा है कि हरे पौधे को पारिस्थितिकी तंत्र के जैविक घटकों के अंतर्गत उत्पादक वर्ग में शामिल किया गया है। देखिए यहाँ उत्पादक वर्ग के बारे में बताया गया है। अब यहाँ हम इसको एक खाली जगह लेकर स्पष्ट रूप से बता देते हैं आपको। देखिए, एक होता है उत्पादक। उत्पादक में क्या है? जैसे पौधे हो गए, जो स्वपोषी होते हैं ना, उन्हें उत्पादक कहा जाता है। पौधे, घास, यह सब जो भोजन सूर्य के प्रकाश से निर्मित कर लेते हैं, उन्हें उत्पादक कहा जाता है। उत्पादक के बाद होता है उपभोक्ता। उपभोक्ता कौन है? जो उत्पादक पर निर्भर हैं, ठीक है, उन्हें उपभोक्ता कहा जाता है। अब उपभोक्ता में 3 श्रेणी हैं: प्राथमिक उपभोक्ता, द्वितीयक उपभोक्ता और तृतीयक उपभोक्ता। जो प्राथमिक उपभोक्ता होता है यह होता है शाकाहारी, और द्वितीयक उपभोक्ता होता है मांसाहारी, और तृतीयक उपभोक्ता होता है सर्वाहारी। ठीक है, जो शाकाहारी है, जो प्राथमिक उपभोक्ता है, वह उत्पादक पर निर्भर रहता है। क्योंकि शाकाहारी है, मान लेते हैं टिड्डा है तो शाकाहारी है, वह मांस नहीं खाता है, तो वह एग्जाम्पल के लिए बता रहा हूँ मैं। चलिए खरगोश का एग्जाम्पल ले लेते हैं। खरगोश है, वह घास ही खाएगा, घास के अलावा कुछ नहीं खा सकता, वह मांस नहीं खाएगा। या गाय हो गई, यह उत्पादक पर निर्भर है, तो यह प्राथमिक उपभोक्ता हो गई। अब द्वितीयक उपभोक्ता जो हैं वह मांसाहारी हैं, वह घास नहीं खा सकते हैं। ठीक है, क्या नहीं खा सकते हैं? घास नहीं खा सकते हैं, लेकिन वह क्या खाएंगे? वह शाकाहारी जो जीव हैं उन्हें खा सकते हैं। ठीक है, तो मांस खा सकते हैं, तो मांसाहारी हैं ये। तो यह निर्भर किस पर हो गए? प्राथमिक उपभोक्ता पर निर्भर हो गए। और जो सर्वाहारी हैं, यह मांस भी खा सकते हैं, यानी प्राथमिक और द्वितीयक को भी खाएंगे और उत्पादक को भी खाएंगे, यानी शाकाहारी और मांसाहारी दोनों होते हैं, उन्हें सर्वाहारी कहते हैं। अब उत्पादक देख लिया, उपभोक्ता देख लिया हमने। एक होता है अपघटक। अपघटक क्या होता है? जो मृत जीवों को खा करके उनकी जो वातावरण को स्वच्छ करते हैं, उन्हें अपघटक कहते हैं। जैसे कवक हो गया एग्जाम्पल के लिए, या फिर जैसे पशुओं के मृत शरीर को गिद्ध खाया करते थे, तो वो अभी अपघटक का काम करते थे। ठीक है, इसी प्रकार से बैक्टीरिया, कवक, ये सब भी अपघटक हैं। तो आप इसे समझ लिए होंगे। चलते हैं प्रश्न पर। अब यहाँ प्रश्न में भी सेम चीज़ें बताया गया है कि जैविक उत्पादक में उत्पादक, उपभोक्ता, उपभोक्ता में 3 प्रकार, और अपघटक में वही चीज़ें। उपभोक्ता में प्राथमिक, द्वितीयक और तृतीयक पाया जाता है। अजैविक घटक के भौतिक कारक हैं और अकार्बनिक कारक हैं। भौतिक कारक में है तापमान, प्रकाश और स्थल आकृति। अकार्बनिक कारक में जल हो गया, मिट्टी हो गया, खनिज हो गया, और जो कार्बनिक कारक है जैसे प्रोटीन हो गया, वसा हो गया, यह सब कार्बनिक कारक हैं। नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन एक पारिस्थितिक तंत्र की जैविक विविधता में बढ़ोतरी के लिए उत्तरदायी नहीं है? जैसे ही प्रश्न में नहीं आएगा, आपको गोला घेर देना है। तो आपको बताना है कि जो उत्तरदायी नहीं है। पारिस्थितिक तंत्र की उत्पादकता, नहीं भैया, यह जैविक विविधता में बढ़ोतरी के लिए उत्तरदायी है। मध्य व्यवधान, यह भी है। पारिस्थितिक तंत्र की आयु, यह भी है। पोषण स्तर की कम संख्या, देखिए जब पोषण स्तर की संख्या ही कम रहेगी तो उससे बढ़ोतरी कैसे होगी? तो ऑप्शन नंबर डी सही है। यूपीपीसीएस प्री री एग्जाम में पूछा गया प्रश्न है। व्याख्या में कह रहा है कि पारिस्थितिक तंत्र की आयु, मध्य व्यवधान और पारिस्थितिक तंत्र की उत्पादकता इत्यादि कारक पारिस्थितिक तंत्र की जैव विविधता में बढ़ोतरी के लिए उत्तरदायी है। ध्यातव्य है कि पोषण स्तरों की संख्या कम होने पर पारिस्थितिक तंत्र की जैविक विविधता में कमी होती है। संयुक्त राष्ट्र संघ द्वारा 22 मई को
जैव विविधता दिवस मनाया जाता है? दिवस वाले प्रश्न भी पीसीएस में आरओ में पूछे जाते हैं, अच्छी खासी संख्या में पूछे जाते हैं, कभी कभी तो 2-3 प्रश्न पूछ लेते हैं, तो इसे याद रखिएगा आप। तो 22 मई को जैव विविधता दिवस मनाया जाता है। प्रश्न कह रहा है निम्नलिखित में से किस कार्य से पारिस्थितिक संतुलन बिगड़ता है? तो अगर आप लकड़ी काटोगे तो इससे पारिस्थितिक संतुलन बिगड़ेगा, बाकी तीनों से नहीं बिगड़ेगा। वन रोपण करो, बहुत अच्छी बात है, सामाजिक वानिकी, मज़ेदार बात है। और वन महोत्सव करो, लोगों को जागरूकता दो कि पेड़ लगाएं, तो उससे भी पारिस्थितिक संतुलन सजीव रूप से आगे बढ़ेगा, सकारात्मक रूप से आगे बढ़ेगा। नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है कि पारिस्थितिकी अस्थायी मितव्ययिता है, यह किस आंदोलन का नारा है? तो यह चिपको आंदोलन का नारा है कि पारिस्थितिकी अस्थायी मितव्ययिता है। तो चिपको आंदोलन के विषय में समझ लेते हैं। देखो, चिपको आंदोलन जो था यह उत्तराखंड में पेड़ों की कटाई को रोकने के लिए एक आंदोलन था, जिसमें सुंदरलाल बहुगुणा नेता थे इसके, जिन्होंने यह आंदोलन चलाया कि पेड़ों की कटाई को रोकना होगा। तो इससे क्या होता था कि लोग क्या करते थे, पेड़ों से चिपक जाते थे। और 1970 में यह आंदोलन उत्तराखंड में व्याप्त हुआ। तो पेड़ों को बचाने के लिए चिपको आंदोलन उत्तराखंड से संबंध था। 1970 में यह आंदोलन चला और सुंदरलाल बहुगुणा इसके एक प्रमुख नेता थे। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न पर। नेक्स्ट प्रश्न, अच्छा इसके बारे में एक चीज़ और समझ लीजिए कि जो चिपको आंदोलन था यह एक अहिंसक आंदोलन था। अहिंसक आंदोलन, इसमें हिंसा का उपयोग नहीं किया जा रहा था। लोग पेड़ों से चिपक जा रहे थे, लोग कह रहे थे कि हमको काटो फिर पेड़ काटो। ऐसा नहीं है कि जो पेड़ काटने आ रहे हैं उनसे लड़ाई कर रहे थे, ऐसा नहीं कर रहे थे। ठीक है, अब इसमें बताया गया है कि व्याख्या में कि पारिस्थितिकी अस्थायी मितव्ययिता है, यह चिपको आंदोलन का नारा है, जबकि एपिको आंदोलन दक्षिण भारत के पर्यावरण संरक्षण से संबंधित आंदोलन है। एपिको आंदोलन, यह आंदोलन कर्नाटक में आरंभ हुआ। नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है कि पारिस्थितिकीय पदछाप के माप की इकाई है, तो भूमंडलीय हेक्टेयर, ऑप्शन नंबर ए सही है। एक मनुष्य के जीवन को पूर्ण रूप से धारणीय करने के लिए आवश्यक न्यूनतम भूमि को पारिस्थितिकीय पदछाप कहते हैं। यह पदछाप पदचिन्ह पृथ्वी के पारिस्थितिक तंत्र पर मानवीय मांग का एक मापक है, जिसकी इकाई भूमंडलीय हेक्टेयर है। चलिए पारिस्थितिकी पदछाप को एकदम आसान लैंग्वेज में समझते हैं। देखो, आसान लैंग्वेज में जो मांग और आपूर्ति को मापता है उसे पारिस्थितिकीय पदछाप कहते हैं। ठीक है, पारिस्थितिकी पदचिन्ह किसे कहते हैं? पृथ्वी के संसाधनों की मांग और आपूर्ति को मापता है। ठीक है, और भी इसको आसान शब्दों में अगर समझें तो पारिस्थितिकी जो पदछाप है एक ऐसा माप है, एक ऐसा माप है जो दर्शाता है कि कोई व्यक्ति या कोई समुदाय या उसकी कोई व्यक्ति या समुदाय की गतिविधि के लिए पृथ्वी के परितंत्र पर कितनी मांग है, और यह बताता है कि उस मांग को पूरा करने के लिए कितने क्षेत्र की आवश्यकता है। ठीक है, तो आप यह समझ गए होंगे कि पारिस्थितिकी पदछाप क्या होता है और इसकी माप की इकाई भूमंडलीय हेक्टेयर है। नेक्स्ट प्रश्न पर चलते हैं। नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है कि झील पारिस्थितिकी में पोषक तत्वों के प्रचुरण की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? तो झील पारिस्थितिकी में पोषक तत्व के प्रचुरण की प्रक्रिया को यूट्रोफिकेशन कहते हैं। ऑप्शन नंबर डी सही है। ठीक है, एसीएफ 2017 में पूछा गया प्रश्न है। अब यूट्रोफिकेशन क्या है? जलीय परितंत्र को पोषक तत्वों से समृद्ध करना यूट्रोफिकेशन कहलाता है। बहुत आसान शब्दों में यहाँ खुद ही बताया गया है। यूट्रोफिकेशन की प्रक्रिया में जलाशय में पौधों तथा शैवालों का विकास होता है। अब यहाँ एक चीज़ और इम्पॉर्टेंट है, बीओडी। बीओडी का फुल फॉर्म यहाँ पर दिया हुआ है, देखिए, बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड। यह क्या होता है? जैव रासायनिक अपघटन के लिए आवश्यक ऑक्सीजन की मांग जैविक पदार्थों के घुलने
अथवा अपघटित होने के लिए वांछित ऑक्सीजन की मात्रा, इसे बीओडी कहते हैं। बायोमैग्निफिकेशन क्या है? यह हिंदी में इसे जैव आवर्धन कहते हैं। भोजन श्रृंखला में ऊर्ध्वान्मुखी किसी हानिकारक एवं सामान्यतः विषैले पदार्थ का अधिक शक्तिशाली होना बायोमैग्निफिकेशन कहलाता है। और एलिलोपैथी क्या होता है? किसी एक पौधे का दूसरे पर पड़ने वाला लाभदायक अथवा हानिकारक उपापचयी प्रभाव एलिलोपैथी कहलाता है। एग्जाम्पल देखिए, यूकेलिप्टस वृक्ष के विषाक्त पदार्थों, यूकेलिप्टस वृक्ष के विषाक्त पदार्थ जो अन्य पौधों के विकास में बाधा डालते हैं, इसे एलिलोपैथी कहते हैं। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न पर। अधोलिखित में कौन जीव से जैवमंडल तक जैविक संगठन का सही क्रम है? इसे याद कर लीजिएगा, बार बार पूछा जाएगा। ऑप्शन नंबर सी सही है। ठीक है, सही क्रम है जनसंख्या, समुदाय, परितंत्र और भूदृश्य। ऑप्शन नंबर सी सही है। इसे एकदम एज इट इज याद कर लीजिए, जनसंख्या, समुदाय, पारिस्थितिक तंत्र और भूदृश्य। नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है कि परितंत्र के जैविक घटकों में कौन उत्पादक घटक है? तो उत्पादक घटक कौन है? उत्पादक क्या होता है? जो स्वपोषी होता है, जो सूर्य से अपना भोजन बना लेता है। हरे पौधे उत्पादक हैं। और जो गाय है यह उपभोक्ता है प्राथमिक स्तर की। मोर क्या होता है? मोर द्वितीयक स्तर में आएगा, प्राथमिक और द्वितीयक दोनों, यानी सर्वाहारी में आता है मोर। और बाघ द्वितीयक उपभोक्ता है। यहाँ पर व्याख्या देख लेते हैं। मोर के बारे में आप खुद ही बताइएगा, हमें आइडिया नहीं है कि यह मांसाहारी होता है कि नहीं। शाकाहारी होता है यह तो पता है, तो मांसाहारी है कि नहीं मुझे नहीं पता। नेक्स्ट प्रश्न, इसकी व्याख्या देख लेते हैं कि पारिस्थितिकी तंत्र के जैविक घटकों में हरे पौधे उत्पादक घटक की श्रेणी के अंतर्गत आते हैं। जर्मन वैज्ञानिक अर्नेस्ट हैकल ने 1869 में पारिस्थितिकी शब्द का प्रयोग उस विज्ञान के लिए किया जिसमें जीव और उसके वातावरण के मध्य होने वाले संबंधों का अध्ययन किया जाता है। पारिस्थितिकी तंत्र के जैविक घटकों में उत्पादक घटक हरे पौधे हैं। हरे पौधे पूरे सूर्य के प्रकाश का उपयोग करके प्रकाश संश्लेषण की विधि द्वारा अपना आहार स्वयं निर्मित कर लेते हैं। यहाँ कह रहा है कि किसने सर्वप्रथम गहन पारिस्थितिकी डीप इकोलॉजी शब्द का प्रयोग किया? तो अर्नीज नेस ने सबसे पहले डीप इकोलॉजी शब्द का प्रयोग किया। तो यहाँ पर बताया गया है कि 1973 में अर्नीज नेस ने डीप इकोलॉजी शब्द का प्रयोग किया था। यह पर्यावरणवाद की एक ऐसी विचारधारा है जो प्राकृतिक पर्यावरण के संरक्षण के लिए क्रांतिक उपायों पर बल देती है। तो अब समझ लेते हैं कि जो गहन पारिस्थितिकी है या डीप इकोलॉजी है, ये है क्या। यहाँ तो बताया गया है, कुछ थोड़ा सा बता दिया गया है। तो देखिए, जो डीप इकोलॉजी है यह एक दार्शनिक और पर्यावरणीय आंदोलन है, विचारधारा का आंदोलन, ऐसा समझ लो। देखो अभी तक क्या है, अभी तक हमारा जो दृष्टिकोण है वह प्रकृति को देखने का, पर्यावरण को देखने का मानव केंद्रित दृष्टिकोण है। और डीप इकोलॉजी जो है, गहन पारिस्थितिकी, यह जीव केंद्रित यानी जो प्राणी केंद्रित उपागम अपनाने की बात करता है कि आप मानव केंद्रित पर्यावरण को मत देखो, आप प्राणियों से केंद्रित पर्यावरण को देखो, ऐसा बोलता है। ठीक है, यानी कहता है कि जो प्रकृति के बीच जो नए सिरे से परिभाषित करो प्रकृति को, अभी हम लोग क्या करते हैं कि जो मानव के लिए सूटेबल है वो हम सही मानते हैं, लेकिन ऐसा होना नहीं चाहिए, इससे प्रकृति पर नकारात्मक प्रभाव पड़ रहा है। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न पर। समझ गए होंगे कि डीप इकोलॉजी होती क्या है। नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है कि पारिस्थितिकी निकेत की संकल्पना को प्रतिपादित किया था। तो ऑप्शन नंबर ए, ग्रीनेल्स ने पारिस्थितिकी निकेत की संकल्पना को प्रतिपादित किया था। पारिस्थितिकी निकेत की संकल्पना को सर्वप्रथम ग्रीनेल्स ने 1917 में प्रतिपादित किया था।
पारिस्थितिकी कर्माता इकोलॉजिकल नीश किसी विशेष प्रजाति की उसके पर्यावरण में कार्यात्मक भूमिका व स्थिति को दर्शाती है। किसी भी पारिस्थितिकी तंत्र की स्थिरता पारिस्थितिकी नीश या इकोलॉजिकल नीश की विविधता पर आधारित होती है। तो आसान शब्दों में समझ लेते हैं कि पारिस्थितिकी निकेत या पारिस्थितिकी आला या इकोलॉजिकल नीश है क्या। देखो, इकोलॉजिकल नीश क्या है कि किसी जीव की अपने पर्यावरण में भूमिका और स्थिति। यह बताता है कि जीव कैसे खाता है, क्या खाता है, कहाँ रहता है और कैसे बातचीत करता है, या दूसरे शब्दों में किसी जीव के पेशे से उसका संबंध है उसके पर्यावरण में। ठीक है, तो पर्यावरण की भूमिका और स्थिति के बारे में उस जीव से संबंधित तत्व को पारिस्थितिकी निकेत कहते हैं। अगर आप और भी विस्तार से समझेंगे कि पारिस्थितिकी निकेत जो है एक व्यापक अवधारणा है जो किसी जीव के पर्यावरण में रहने और पनपने के तरीके को दर्शाता है कि उसका आवास क्या है, भोजन क्या करता है, अन्य जीवों के साथ कैसे संबंध रखता है। तो यह सब पारिस्थितिकी निकेत में आता है। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है कि सूची 1 का सूची 2 से मिलान करिए। खाद्य श्रृंखला, खाद्य जाल, पोषण स्तर, बायोम या जीवोम। और यहाँ पर सूची के बारे में दिया हुआ है कि वानस्पतिक एवं प्राणी जगत का प्राकृतिक रूप से पाया जाने वाला समुदाय। तो जो खाद्य श्रृंखला है, खाद्य श्रृंखला अनेक जीव जंतुओं की अपने भोजन के स्रोत के रूप में एक दूसरे पर निर्भरता खाद्य श्रृंखला कहलाता है। और जो बायोम है, बायोम क्या है? वानस्पतिक एवं प्राणी जगत का प्राकृतिक रूप से पाया जाने वाला समुदाय बायोम कहलाता है। खाद्य जाल और पोषण स्तर, पोषण स्तर पारिस्थितिकी में श्रेणीबद्ध कई स्तर को पोषण स्तर कहते हैं। और खाद्य जाल खाद्य श्रृंखला में एक दूसरे से संबद्ध एवं अन्योन्याश्रित तंत्र को खाद्य जाल कहा जाता है। तो यहाँ फिर से व्याख्या भी देख लेते हैं हम। ऑप्शन नंबर डी सही है। और व्याख्या में कहा गया है कि खाद्य श्रृंखला अनेक जीव जंतुओं को अपने भोजन के स्तर के रूप में एक दूसरे पर निर्भरता को खाद्य श्रृंखला कहते हैं। खाद्य जाल किसी श्रृंखला की एक दूसरे से संबद्ध एवं अन्योन्याश्रित तंत्र। पोषण स्तर पारिस्थितिकी में श्रेणीबद्ध कई स्तर को पोषण स्तर कहते हैं। और जीवों वनस्पति एवं प्राणी जगत का प्राकृतिक रूप से पाया जाने वाला समुदाय बायोम कहलाता है। तो यह चैप्टर यहाँ समाप्त हो रहा है। नेक्स्ट चैप्टर पारिस्थितिकी तंत्र के प्रकार एवं पदार्थों का संचरण, इसे नेक्स्ट वीडियो में हम डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए नमस्कार, आपका दिन शुभ हो।